नमस्कार स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट फिर से वर्क एनर्जी पावर की बात करेंगे। कल हमने वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी, उस पर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताऊंगा। क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस? इफ द वर्क डन by a force does not depend upon path but depends upon initial and final position. Initial and final position. Then if the work done by a force does not depend on path but it depends upon initial and final position, then force is known as conservative force. ओके, कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें कि अगर वो इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है तो फॉर ए क्लोज लूप वर्क डन विल बी जीरो। अब आपको पता है जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस होता है, राइट? अगर वर्क डन एफ डॉट डी एस है तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि अगर वो पाथ पर डिपेंड ना करे, कौन? ये आपके पास दो पाथ हैं अलग अलग, जिनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इनके कारण अगर वर्क डन एफ डॉट डी एस 1 इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस 2 इक्वल हो तो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव। इसे आप क्या लेंगे? आप कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ओके। लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अगर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता उस केस में क्या होगा? उस केस में वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और क्लोज लूप के लिए एफ डॉट डी एस इक्वल टू क्या होगा? जीरो। एफ डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होगा। मेरी बात क्लियर? फोर्स डॉट डी एस मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ ए फोर्स इज जीरो फॉर ए क्लोज लूप, देन फोर्स इज नॉन एज कंजर्वेटिव। अगर इसे इंटीग्रेशन को डिफरेंशियल में बदलते हैं तो ये बनता है डेल क्रॉस एफ, जिसे कहते हैं कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर किसी फोर्स का कर्ल जीरो हो तो आप इसको जब आप डिफरेंशियल में कन्वर्ट करोगे देन आप लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज जीरो। इट मीन्स if the curl of a force is zero then force is known as a conservative force। मेरी बात क्लियर? अब देखिए यहाँ से डेल की बात करूँ मैं तो डेल क्या है? पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड। क्लियर? तो अब इस केस में अगर मैं फोर्स को अप्लाई करता हूं यहां पर तो उस केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा, तो आपके पास फोर्स क्या होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल की बात करें तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, आप कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर आपके पास वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड अपॉन पाथ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन फोर्स इज नॉन एज नॉन कंजर्वेटिव।
नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा? कंजर्वेटिव पाथ पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पर डिपेंड करेगा। कंजर्वेटिव में क्लोज लूप के लिए 0 होगा और नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज लूप के लिए 0 नहीं होगा। मेरी बात क्लियर? लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स की बात करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स पाथ पर डिपेंड करेगा, किसमें? नॉन कंजर्वेटिव में। और उसका क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल फोर्स का क्या होगा? 0 नहीं होगा। किसके लिए? नॉन कंजर्वेटिव के लिए। और इसका कर्ल भी 0 नहीं होगा। और उसके नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल जितने भी रेजिस्टिव फोर्स हैं, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे क्या होंगे? नॉन कंजर्वेटिव होंगे नेचर के। मेरी बात क्लियर? आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, देखिए आपको दिया है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। F वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई आई कैप प्लस सॉरी एक्स वाई स्क्वेयर जे कैप सॉरी इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। आपके पास ये फोर्स दिया है, ये फोर्स पता करना आपको ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। ओके, देखिए इसका हम कर्ल निकाल लेंगे। वैसे डेल क्रॉस एफ क्या होगा? आई जे के। डेल क्या है? पर डिफरेंशियल पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। ये क्या है? एक्स स्क्वेयर वाई, ये क्या है? एक्स वाई स्क्वेयर, और ये क्या है? 0। ओके, इस केस में आपके पास क्या होगा? आई कैप 0 माइनस जे कैप 0 और प्लस के कैप डेल बाय डेल एक्स एक्स वाई स्क्वेयर माइनस डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वेयर वाई। आपको पता है पार्शियली डिफरेंशियल जो होता है, पार्शियली डिफरेंशियल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको पार्शियली डिफरेंशियल बता देता हूँ। जो पार्शियली डिफरेंशियल है, जैसे फाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर है, तो इसका अगर पार्शियली डिफरेंशियल करना है एक्स के रेस्पेक्ट, तो आप कह सकते हैं एक्स को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो आप एक्स स्क्वेयर का क्या करेंगे? 2x, वाई स्क्वेयर कांस्टेंट, जेड स्क्वेयर कांस्टेंट, तो क्या आया? 2x। अगर आप y के रेस्पेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वेयर का क्या आया? 0, वाई स्क्वेयर का क्या आया? 2y, और ये भी 0। और अगर आपके पास z के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आया? 0, 0 और 2। ओके, तो उस केस में डेल फाई बाई एक्स, डेल फाई वाई, डेल फाई जेड की वैल्यू क्या होगी? 2x, 2y और 2z होगी। मेरी बात क्लियर? अब देखिए इसमें जब आप देखोगे तो y का 0 0 हो जाएगा, z का x और y के रिस्पेक्ट, y और x का z के रिस्पेक्ट 0 ही होगा, क्योंकि इसके लिए दोनों कांस्टेंट है। ये 0, x और y का z के रेस्पेक्ट भी क्या होगा? 0। इधर देखो x का x के रेस्पेक्ट 1 होगा, y स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए x स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास? y, तो माइनस एक्स स्क्वायर। y का डिफरेंशियल क्या हो गया? 1,
x का 1, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्यों? जब x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y और z कॉन्स्टेंट होंगे, बाहर ले लें। जब y के रेस्पेक्ट करेंगे x और z कॉन्स्टेंट होंगे, तो उस केस में आपके पास कर्ल क्रॉस f इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है वो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा नेचर का। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट था। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं वापस दोबारा से आता हूं, अपने वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रही थी। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपके पास मान लीजिए कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, किसी वेलोसिटी v0 से। ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग तक का रीजन ही आपके पास रफ है, जिसका कॉफिशिएंट आपको पता है क्या है? म्यू। ये आपके पास k है, तो आपको स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन पता करना है कितना होगा। ओके, इस केस में आप फिर से वही वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे। बॉडी जब यहां आएगी और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी, ओके, स्प्रिंग मान लीजिए x कंप्रेस हो गया है, स्प्रिंग x कंप्रेस हो गया है, ये मास m है, यहां आकर के रेस्ट में आ गया, ये स्प्रिंग फोर्स लगा F। ये स्प्रिंग फोर्स आपके पास कितना है? F इक्वल टू म्यू n, बोले तो म्यू mg। इस x डिस्टेंस तक स्प्रिंग के साथ साथ एक फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी ये F फ्रिक्शन है, स्प्रिंग फोर्स नहीं है, ये F फ्रिक्शन है, म्यू n होगा म्यू mg। इस x डिस्टेंस में इस बॉडी पर फ्रिक्शन लगा था, उससे पहले ये रीजन क्या था? स्मूथ था। तो आप यहां वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किस किस का होगा? वर्क डन होगा यहां पर स्प्रिंग फोर्स का, वर्क डन होगा यहां पर फ्रिक्शन का, वर्क डन होगा यहां ग्रेविटी का, वर्क डन होगा यहां पर नॉर्मल का, इक्वल टू क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग में कंप्रेशन x आया है -1/2 kx², फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg लगा है, तो बैकवर्ड फोर्स लगा तो -म्यू mgx। ग्रेविटी डाउनवर्ड थी इस पर, mg नीचे को था, नॉर्मल ऊपर को था, तो उस केस में mg का वर्क डन 0, नॉर्मल का 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, -1/2 mv²। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो kx² + 2 म्यू mgx और -mv² इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रिक इक्वेशन से आप x की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास? x इक्वल टू, ये आपके पास ax² bx और c है, तो आपके पास क्या है? -2mg ± इसका स्क्वायर क्या है? 4 μ² m²g² माइनस प्लस 4k mv² और बाई कितना हो गया? 2k हो जाएगा, राइट। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इस पर जितने भी फोर्सेज है उनको अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल लेंगे। मेरी बात क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है कि एक कोई प्लेटफॉर्म है जो खुद मासलेस है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहां से एक बॉडी है जो h हाइट से गिराई, ये खुद मासलेस है, ये m मास की बॉडी इसके साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करती है।
body released from a height h which collide with the massless platform which is horizontally held on a vertical spring। तो ये इस पर लगा हुआ है, जब ये इस पर कोलाइड करेगी उस केस में ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रही है, और अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रही है तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए तो क्या होगा। देखिए, जब आपने इसे रिलीज किया तो ये यहां तक कंप्रेस करता, यहां से ये x कंप्रेस हुआ है, लेकिन बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना नीचे आई है, ये मोमेंटली रेस्ट में आ गया सारा सिस्टम, राइट। अब जब ये इससे कोलाइड हुई है, इससे कंप्रेस किया है, तो वही केस वर्क डन इक्वल टू क्या लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किस किस का होगा, देखिए ग्रेविटी का क्या होगा, mg कितना नीचे आया, mg h प्लस एक्स, डाउनवर्ड वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, अपवर्ड नेगेटिव होता है, ओके। प्लस स्प्रिंग का वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, -1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट से ही उसे रिलीज किया था, इनिशियल भी क्या है 0, आपके पास इक्वेशन बन गई kx स्क्वायर -2 mgx और -2 mgh इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 mg रूट, इसका स्क्वायर कितना आ गया 4 m स्क्वायर g स्क्वायर -4 ac, a कितना है 2 और c कितना है -2 mgh, तो +8 mgh और ओवर कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू सारी आपको गिवन होगी, आपने उसे पुट करना है, रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आ जाता है आपके पास, कैसा, आपको कह देता है कि कोई इनक्लाइंड प्लेन है, डाटाज आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, ये आपके पास एक इनक्लाइंड प्लेन है, यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ, ये बॉडी को रिलीज किया गया है जो यहां से s डिस्टेंस से है, इसका मास m है, ये एंगल थीटा, ये फ्रिक्शनल सरफेस भी हो सकता है, फ्रिक्शन लेस भी हो सकता है। इस केस में इस पर नीचे को क्या लगेगा mg, ये क्या लगा नॉर्मल, और ये एंगल थीटा है तो क्या हो गया mg cos थीटा, और ये आपके पास क्या है mg sin थीटा। जब ये आकर इससे हिट करेगा तो इसको मान लो x तक कंप्रेस कर देता है, उस केस में आपके पास क्या होगा, देखिए अगर इसे x कंप्रेस कर देता है तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज इनिशियली रेस्ट से छोड़ा, और या मोमेंटरली भी ये क्या आएगा रेस्ट पर आ जाएगा। इस केस में वर्क डन ग्रेविटी का होगा, ग्रेविटी के भी कौन से कंपोनेंट का, mg साइन का, mg कॉस का 0, नॉर्मल का 0, तो आप क्या लिखोगे mg साइन थीटा, कितना चलेगा s ये चलेगा प्लस x ये चलेगा, तो क्या हो गया s प्लस x, ये वैल्यू गिवन होगी आपके पास। स्प्रिंग के लिए -1/2 kx स्क्वायर इक्वल टू 0, वही आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, आपने उस क्वाड्रिक इक्वेशन का रिजल्ट निकाल लेना है। मेरी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यह कोई स्प्रिंग है, इट इज अटैच्ड विद द ब्लॉक ऑफ मास m, और ये स्मूथ सरफेस, सेम मास का एक और ब्लॉक है, वो मूव कर रहा है v0 से, एंड इट कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली विद देम। जब परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलिजन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन,
और इनइलास्टिक कोलिजन में जब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होगी, देन आफ्टर कोलिजन बोथ ब्लॉक मूव विद सेम वेलोसिटी। ये परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन करेगा जिससे ये मूव होंगे, तो स्प्रिंग में आपको मैक्सिमम कंप्रेशन पता करना है कितना होगा। जब ये एक साथ मूव करेंगे आपके पास क्या कहानी बनेगी, यहां पर रेस्ट आ जाएगी। अब देखिए ये रेस्ट है, तो ये आपके पास x डिस्प्लेसमेंट के बाद बॉडी रेस्ट में आई। लेकिन जब कोलिजन हुई थी उस केस में क्या कहानी थी, जब उसके अंदर कोई या x 0 था, लेकिन कोलिजन होने से ये दोनों एक दूसरे के साथ मूव करने लगी किसी वेलोसिटी v से। इनिशियली बोथ आर में क्या था, वन इज मोशन एंड सेकंड इज एट रेस्ट, फाइनली बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। देन आप कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाइनल क्या है m प्लस एम इंटू वी, और इनिशियली क्या था m v नॉट, तो v इक्वल टू क्या हो गया v नॉट बाय 2। अब आप यहां से लेकर यहां तक के लिए अप्लाई करोगे, इसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कोलिजन हुई थी, उसके कारण कुछ एनर्जी का लॉस भी हुआ है। ओके, तो हम इनिशियल एनर्जी किसको लेंगे, जब दोनों सेम वेलोसिटी से स्टार्ट हुए, उसके बाद इन्होंने मिलकर के कंप्रेस किया है, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। वर्क डन किसका हुआ, स्प्रिंग का -1/2 kx², ग्रेविटेशन का 0, बाकी सब 0 हो जाएंगे, इनके बीच में लगने वाले नॉर्मल का भी 0, बिकॉज जितना इधर है उतना ही इधर, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल 0, इनिशियली क्या है 1/2 इंटू 2mv²। तो आप लिख सकते हैं kx²/2 इक्वल टू mv0²/4। तो आपके पास क्या आया, x इक्वल टू v0√m/2k, m/2k। ये आपके पास उसमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो उस केस में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। मेरी बात क्लियर। एक एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट में दिया हुआ है, इस तरह से इनक्लाइन प्लेन है एक, राइट। यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया उसने, वो पूछा है आपसे, के की वैल्यू दे रखी है उसने, अप्रॉक्सीमेट 100 न्यूटन पर मीटर, कुछ ऐसी वैल्यू दी है। मास आपको दिया है 1 kg, एंगल आपको दिया 37, राइट। वो कह रहा है जब इसको रिलीज करते हैं, मास कितना दिया 1 kg, रिलीज करते हैं तो इसमें एक्सपेंशन आता है, और एक्सपेंशन आता है 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड ब्लॉक। अब देखो, जब इस तरह से इसको रिलीज करेंगे तो ब्लॉक डेफिनेटली नीचे की ओर आएगा, और जब ब्लॉक नीचे की ओर आएगा उस केस में क्या होगा, जब ब्लॉक नीचे की ओर आएगा तो उस केस में यहां पर आपके पास फ्रिक्शन होगा अपवर्ड, इसका नीचे को कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, फ्रिक्शन क्या होगा म्यू mg cos थीटा, और एक होगा टेंशन का वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि एवरी पॉइंट पर एक दूसरे के अपोजिट होगा, और एक वर्क होगा इसका स्प्रिंग का। इनिशियली रेस्ट से था, मैक्सिमम भी रेस्ट पर है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इस केस में वर्क डन आपके पास किसका है, स्प्रिंग का -1/2 kx²,
क्यों? क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है मीन पोजीशन से, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, प्लस mg साइन थीटा x, इसकी डायरेक्शन में x मूव हुआ है, इसका अपोजिट है तो माइनस म्यू mg कॉस थीटा x इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस के एक्स बाय 2। कोई कंफ्यूजन? आपके पास म्यू m कितना है 1 इंटू 10, कॉस थीटा क्या है 4/5 इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 3/5 माइनस k कितना है 100 इंटू 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻²/2। ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आपके पास फिर यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 8 म्यू इक्वल टू 6 माइनस 1/2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11/2। तो म्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 11/16 आ जाएगी। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो आपने इसे इस तरह से निकाल लेना है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये स्प्रिंग वाले केसेस में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा या मैक्सिमम एक्सपेंशन में फोर्स को कंपेयर करना है या वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसके लिए। ये आपके पास एक स्प्रिंग था, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, क्या थी? नेचुरल लेंथ थी इसकी L। आपने इससे एक मास को लटकाया और छोड़ दिया नेचुरल लेंथ, तो मास पहले नीचे जाएगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा, यहां जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां से उसके बाद ऊपर की ओर एक्सेलरेट होने लगे। इसके बाद बीच में एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जो जाते टाइम भी आई थी, यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यहां एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहां फोर्स 0 नहीं होता। ये मान लीजिए आपके पास x मैक्सिमम है, तो यहां फोर्स 0 नहीं होगा, ऊपर को के x मैक्सिमम होगा, नीचे को क्या होगा mg। और स्प्रिंग ऊपर की ओर जा रहा है तो डेफिनेटली ऊपर को लगने वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा, इस ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो बॉडी ऊपर को एक्सेलरेट हुई, यहां रुकी है और जिस पोजीशन पर रुकेगी वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां पर देखो, ये मान लो आपके पास x0 है, इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, और मीन पोजीशन में वेलोसिटी 0 नहीं है और आपको भी नहीं पता कितनी है, तो इस केस में आप कह सकते हो फोर्स कंपेयर कर देगा, एक्सेलरेशन 0 हो। तो अगर तो मीन पूछता है तो आप कह सकते हैं कि x0 इक्वल टू mg और x0 इक्वल टू क्या हो गया mg/k, ये होगी आपकी मीन पोजीशन। लेकिन जब मैक्सिमम की बात कर रहा है, वेलोसिटी 0 है, फोर्स 0 नहीं है, आप इस केस में ये लिखोगे ma इक्वल टू k x0 माइनस mg, और आप इसको 0 नहीं लिख सकते, इसलिए आपके पास k मैक्सिमम x मैक्सिमम, तो आप इसको 0 नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी 0 कर सकते थे, उसके लिए आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की। तो यहां से यहां तक आने में वर्क डन ग्रेविटी का क्या हुआ mg x मैक्सिमम, और स्प्रिंग फोर्स का क्या हुआ -1/2 kx², और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या था 0, क्योंकि यहां भी बॉडी को रेस्ट से छोड़ा था, यहां भी बॉडी की वेलोसिटी 0। तो आपके पास यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये एक कैंसिल हो गया, x मैक्सिमम इक्वल टू 2mg/k होगा, मतलब उसका जस्ट डबल होगा, किसका? मीन पोजीशन। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, इनको मिक्सअप नहीं करना, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर।
आपके मॉड्यूल में एक सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है, आपकी जो शीट है, आपका ई मॉड्यूल है आपके पास, इसके अंदर एक सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर दे। वो कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill as shown in figure. By in figure, show in the figure by a force F, which at each point was directed along a tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if the height of the hill is h. और ये लेंथ क्या है l. If the height of hill is h and length of its base is l and the coefficient of friction is mu, तो आपको वर्क डन पता करना है इसमें। ओके, वर्क परफॉर्म्ड बाय फोर्स पता करना है। यहाँ आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है, म्यू दिया है। मेरी बात क्लियर? इस तरह का आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके लिए जब आप फोर्स के वर्क डन की बात करोगे तो आप एक बात कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंटल पार्ट की बात कर लें। मान लीजिए मेरे पास ये एक एलिमेंटल पार्ट है जिसकी लेंथ ds है, ये एंगल थीटा है या d थीटा है, ये आपके पास dx है, ये आपके पास dy है। मेरी बात क्लियर? ये एक एलिमेंटल पार्ट है। तो यहां पर आपने एक एलिमेंटल पार्ट लिया और ब्लॉक इसके अलोंग मूव कर रहा है, इस पर नीचे को फ्रिक्शन लगेगा ना। इस ब्लॉक के लिए मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ढूंढूंगा पहले। आपको पता है इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f ds, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि f पीछे को है, ds आगे। अगर मैं इस फ्रिक्शन फोर्स की यहां से बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास क्या आएगा, यहां पर म्यू एम जी कॉस डी थीटा इंटू डी एस, या इसको थीटा ले लो, डी थीटा नहीं भी लेना तो थीटा ले सकते हो कोई। अब डी एस कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे, आपको दिख रहा है ना डी एक्स बाय डी एस इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। आपके पास क्या आ गया, ये माइनस म्यू एम जी इंटीग्रेशन डी एक्स। अब ऐसे एलिमेंट का आप यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया, फ्रॉम 0 टू एल, तो माइनस म्यू एम जी एल हो जाए। अब इस केस में आपके पास अगर मैं वर्क डन की बात करूं टोटल की, तो इसको स्लोली हम ऊपर ले जा रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। वर्क किस किस का है, ग्रेविटी का, वर्क फ्रिक्शन का, वर्क नॉर्मल का, और वर्क अप्लाइड फोर्स का, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट h है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस एम जी एच। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, माइनस म्यू एम जी एल, और नॉर्मल का क्या है 0, और इसका वर्क डन आपको पता करना है इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं वर्क डन बाय एफ इक्वल टू क्या होगा, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। और वर्क डन बाय एफ क्या हो गया आपके पास, एम जी एच प्लस म्यू एल हो जाए। मेरी बात क्लियर? तो आपके पास क्या हो गया, एम जी एच प्लस म्यू एल हो जाएगा। ओके, ये आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा।
तो आपको वर्क के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के बिहाफ पर आपको उसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, देखिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये ऑलवेज डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इसको ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए डिफाइन किया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हम डिफाइन नहीं करते। ओके, एक्चुअली में इसको आप डिफाइन करेंगे तो क्या लिखते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होगा। आप लिख सकते हैं माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। तो आपके पास ये क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो। इसको अगर गौर से देखें तो ये क्या था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर। कहाँ से? आर इनिशियल से आर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता था, डी यू इंटीग्रेशन यू इनिशियल यू फाइनल इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर। कहाँ से? आर इनिशियल से आर। डेल यू चेंज था, डी यू क्या है? एक एलिमेंटल पार्ट चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज की बात हो रही, एक लार्ज चेंज की बात थी। तो आप कंपेयर करोगे तो आपके पास डी यू की वैल्यू क्या होगी? माइनस एफ सी डॉट डी आर वेक्टर। इसका हम यूज लेंगे कहीं ना कहीं, आप याद रखना इसको। मैं वापस पॉइंट पर आता हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होता है? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप अगर ग्रेविटी की बात करते हैं स्मॉल हाइट के लिए, क्योंकि स्मॉल हाइट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, लार्ज डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए आप किसी बॉडी को किसी पाथ के थ्रू ए से बी तक ले जाते हैं, इसकी हाइट h है, आप ए से बी की ओर ले जाते हो, तो जब आप ए से बी लेकर जाओगे उस केस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव हो। और वर्क डन अगर नेगेटिव होगा तो आप कह सकते हो वर्क डन नेगेटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पॉजिटिव होगी, मतलब अपवर्ड जाने पर वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। ओके, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? आप लिख सकते हो फाइनल कौन बी माइनस इनिशियल कौन ए इक्वल टू एम जी। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट प्लस एम जी एच होगी। जब आप ऊपर की ओर जाओगे, ऊपर की ओर जाने पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और नीचे आने पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और यू क्या है? डिक्रीज होने लगेगा। मेरी बात क्लियर? तो यहाँ अपवर्ड जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, डाउनवर्ड जाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटती है। मेरी बात क्लियर? तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि इसको डायरेक्ट फोर्स से कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है दो बॉडी M1 और M2 है, उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लग रहा है। तो उस केस में आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस फोर्स क्या होगा? माइनस जी M1 M2 बाई आर स्क्वेयर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, आर इनिशियल से आर। ये माइनस क्यों लिया? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर के लिए हम क्या लेते हैं? माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम
इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे वहां इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन स्प्रिंग फोर्स के लिए बात करेंगे तो यहां पर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। स्प्रिंग फोर्स के लिए आप क्या डिफाइन करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया आपके पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब मान लीजिए वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है, मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, और आप कह सकते हो मीन पोजीशन में उसकी एनर्जी यू नॉट है और एक्सट्रीम पोजीशन में एनर्जी यू है। तो आप लिख सकते हैं u माइनस यू नॉट इक्वल टू माइनस वर्क डन आप पढ़ते हैं क्या लेते हैं, -1/2 kx स्क्वायर। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के लिए मैंने आपको बताया था x इक्वल टू x1 इक्वल टू 0 से x2 प्लस माइनस x तक के लिए आपने क्या पढ़ा था, -1/2 kx स्क्वायर। तो u इक्वल टू यू नॉट प्लस 1/2 kx स्क्वायर हो जाए। ये आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर उसमें स्टोर्ड टोटल एनर्जी होगी। u नॉट क्या है, मीन पोजीशन में स्टोर्ड एनर्जी है, और u क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन में एनर्जी है, x क्या है, उसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन है। मेरी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि du इक्वल टू क्या होता है, f डॉट डी आर होता है। ये क्या है, देखिए आप लिख सकते हैं du इक्वल टू माइनस f को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड। आपके पास डी यू क्या आया, माइनस एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई और एफ जेड। अगर आपके पास पार्शियली डिफरेंशियल की बात की जाए, जब आप x के रेस्पेक्ट करेंगे तो dx को आप डेल x लेते हैं, du आपके पास डेल u हो गया, तो आप कह सकते हैं dy और dz कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएंगे जी। तो आपके पास क्या आएगा, डेल u इक्वल टू माइनस एफ एक्स डेल एक्स, तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स क्या होगा, माइनस डेल u बाय, सेम इसी तरह से आपके पास एफ वाई क्या होगा, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, और ऐसे ही आप एफ जेड क्या होगा, माइनस डेल यू बाय, ये तीनों आपके पास क्या आ गए, एफ एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, एफ वाई डेल यू बाय डेल वाई, एफ जेड डेल यू बाय डेल जेड। उस केस में आपके पास एफ वेक्टर क्या आएगा, एफ एक्स आई कैप माइनस डेल यू डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू बाय डेल जेड। आप लिख सकते हैं माइनस डेल बाय डेल एक्स आई कैप और डेल बाय डेल वाई जे कैप और डेल बाय डेल जेड के कैप और इनटू यू मैंने बाहर लिया, इसको हम डेल लिखते हैं। तो एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर यू, जिसे हम माइनस ग्रेडियंट यू लिखते हैं, ओके, माइनस ग्रेडियंट यू लिखेंगे। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है। देखो ये डेल है, डेल पर तीन ऑपरेशन हो सकते हैं। किसी स्केलर के साथ इसे कहते हैं ग्रेडियंट फाई, किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, और किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसे कहते हैं कर्ल, ओके। तो आपके पास ग्रेडियंट फाई जो है, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, जब किसी स्केलर का डेल के साथ प्रोडक्ट करते हैं वो क्या होगा, ग्रेडियंट फाई। तो आप लिखेंगे माइनस ग्रेडियंट यू किसके बराबर होगा, ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगा। अब यहां से देखिए आपके पास ये एक और कंसेप्ट आता है
कि एफ एक्स इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स पढ़ा है। डेल यू बाय डेल एक्स को क्या लिखेंगे, यू एक्स कर्व की स्लोप को आप क्या लिखते हैं, डी यू बाय डी एक्स। तो आपके पास क्या हो गया, ये माइनस स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व माइनस स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। मेरी बात क्लियर। यहां से आपके पास एक कंसेप्ट आता है स्टेबिलिटी का, कि ये स्टेबल कैसा है, स्टेबल है, सॉरी इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। हमारे पास तीन तरह के इक्विलिब्रियम आएंगे। अगर मैं इन तीनों को अलग अलग डिफाइन करूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी को इक्विलिब्रियम से रिप्लेस करेंगे तो बॉडी वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे ये रहा, कोई बॉडी यहां पड़ी है, इसको आप इधर रिप्लेस करेंगे, फोर्स ऐसा लगेगा जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, वापस यहां ले इधर ले जाएंगे, फोर्स फिर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो ये आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिससे बॉडी को डिस्प्लेस करने पर बॉडी वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल है, ये है तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन जैसे ही इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो उस केस में बॉडी क्या है, यहां से डिस्प्लेस होकर आगे चली जाएगी। मतलब जब आप इक्विलिब्रियम से बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगेगा, उसकी ओर लगेगा, जो उसे इक्विलिब्रियम से दूर ले जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल। और स्टेबल में जब आप उसे डिस्प्लेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगेगा, जो उसे वापस उसी पोजीशन पर ले आएगा, जिसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अगर उसे डिस्प्लेस करने पर भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, आपने यहां डिस्प्लेस किया वहीं रुक जाएगी। एक टेबल पर बॉडी पड़ी है, उठाकर आगे रखा तो वहां रह जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हेन ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम एक्सपीरियंस नो फोर्स, नो रिस्टोरिंग फोर्स, then equilibrium is known as neutral equilibrium. And if body experience a force in the opposite direction of displacement, then stable equilibrium. If body experience a force in the direction of displacement, then position is known as unstable equilibrium. मेरी बात क्लियर। ये आपके पास तीन तरह के इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसको डिफाइन करें किसी कर्व के थ्रू, मान लीजिए मेरे पास ये कोई कर्व है, यू एक्स कर्व है, कुछ इस तरह से कर्व दिया है। राइट, ये इस तरह से कर्व दिया है यू और एक्स का। आपको इसके इक्विलिब्रियम की बात करनी। मेरे पास इस पर कुछ पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मेरे पास ए है, एक पॉइंट मेरे पास बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एफ। मैं अगर इन सभी के पॉइंट्स की बात करूंगा, गौर से देखिए, मैं इनकी अलग अलग देखूं तो ए पॉइंट पर स्लोप क्या है, ए पॉइंट पर स्लोप देखें क्या होगी। स्लोप के लिए यह टेंजेंट होगी जिसका एंगल 90 से ज्यादा होगा, स्लोप नेगेटिव होगी। किधर होगी, नेगेटिव। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आपने अभी पढ़ा था नेगेटिव स्लोप के बराबर होगा, तो फोर्स आपके पास पॉजिटिव होगा, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं बी की बात करूं, बी पर स्लोप क्या है, 0, क्योंकि ये टेंजेंट होगी, और फोर्स भी क्या है, 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। सी पर देखें, स्लोप पॉजिटिव होगा,
स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो उस केस में फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद देखिए डी पर देखें तो स्लोप क्या है, 0, टेंजेंट पैरेलल होगा, स्लोप 0 है तो फोर्स भी क्या होगा, 0। और अगर ई पर बात करें तो स्लोप वापस से क्या हो गया, नेगेटिव हो, या टेंजेंट खींचेंगे जिसका एंगल 90 से ज्यादा होगा, और स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एफ पर बात करें, इस पूरी लाइन पर, ये मान लो कोई पॉइंट है पी से लेकर क्यू तक, सारी लाइन पर ही देखें, है ना, एफ मतलब पी टू क्यू, एवरी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, 0, तो फोर्स क्या रहेगा। अब देखिए 0 फोर्स का मतलब आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम है, और पॉजिटिव स्लोप का मतलब आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स है। अब यहां से 3 इक्विलिब्रियम की पोजीशन पता लग रही है आपको, वन इज एट बी, सेकंड इज एट डी, एंड थर्ड इज एट एनी पॉइंट बिटवीन पी एंड क्यू। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एफ ले रखा है, राइट। अब देखिए जब आप यहां इक्विलिब्रियम को डिफाइन करोगे तो गौर से देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं बी से बॉडी को इधर डिस्प्लेस करूंगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाऊंगा, तो मैं कहां पहुंचा, ए पर, और ए पर फोर्स क्या है, पॉजिटिव। ए पर फोर्स क्या है, पॉजिटिव। मैं बी से अगर ए की ओर डिस्प्लेस हो रहा हूं तो फोर्स किधर है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स मेरे पास पॉजिटिव में है। अगर मैं बी से सी की ओर डिस्प्लेस हो रहा हूं तो मैं पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूं, और फोर्स क्या है मेरे पास, नेगेटिव है। ये मेरे पास एक्स है तो फोर्स मेरे पास क्या है, इधर, तो इसका मतलब बी क्या है, आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम होगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी थी क्या, माइनस डी एफ बाई डी एक्स थी, ये मिनिमम है। और जब कोई फंक्शन मिनिमम होता है तो उसका मतलब आपके, सॉरी, एफ इक्वल टू क्या था, डी यू बाय डी, ये 0 था, ओके। यहां पर आपके पास u मिनिमम है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन मिनिमम होता है उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात क्लियर। उसके बाद देखिए डी, ये डी पॉइंट था, मैं डी से सी की ओर आया, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आया ना, और सी पर फोर्स भी किधर लगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब फोर्स इधर को लगा। मैं डी से ई की ओर गया, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया, पॉजिटिव गया ना, और ई पर फोर्स भी किधर है, पॉजिटिव, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगे। इसका मतलब डी से डिस्प्लेस होने पर फोर्स दूर लग रहा है, इसका मतलब डी क्या है, अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंपैरेटिवली इक्विलिब्रियम स्टेबल मैक्सिमम है। तो आप कह सकते हैं यहाँ यू क्या होगा, और मैक्सिमम होगा तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। उसके बाद आप देखें पी क्यू, पी क्यू पूरी लाइन पर फोर्स 0 है, आप एफ से डिस्प्लेस भी करोगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है ये, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ओके। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में डिस्प्लेस करने पर फोर्स 0 है, तो इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो ये आपके पास क्या था, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट हम कल की क्लास में इसके आगे के पार्ट और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हुए एनर्जी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।